चावल में गोमांस, यह सुनते ही हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होने लगती हैं। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने ऐसे चावल का निर्माण किया है जो उन क्षेत्रों के निवासियों के लिए अधिक उपयुक्त होगा जिन्हें भोजन में वसा और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाती है। यह गोमांस चावल में किस प्रकार से लगाया जाता है, इसके बारे में आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम समझते हैं। इसके लिए किसी विशेष चावल की ज़रूरत नहीं होती है और न ही धान के पौधे में यह गोमांस मिलाया जाता है या उससे उत्पादित किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें केवल जो चावल हम धान से निकालते हैं तो उन चावलों पर एक जिलेटिन की परत चढ़ा देते हैं। यह परत वैसे ही होती है जैसे मूंगफली के दानों के ऊपर बेसन की परत चिपका करके तल दिया जाता है, आलू पर बेसन की परत चढ़ा करके तल दिया जाता है, पकौड़ा बन जाता है। मिर्चे के पर मिर्चा जो होता है उसके ऊपर बेसन की परत चढ़ा करके तेल में तल दिया जाता है और वह खाने योग्य बन जाता है। तो ऐसे ही चावल पर जिलेटिन की एक परत चढ़ा दी जाती है। और यह जिलेटिन कहाँ से मिलता है, जिलेटिन होता क्या है, तो इस संबंध में आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ कि गाय, सुअर, मछली और ये जो जानवरों की खालें होती हैं, इनको जब हम बहुत देर तक पानी में उबालते हैं तो इनसे एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे जिलेटिन कहा जाता है। इससे जेली बनाई जाती है जो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। और जब कोई ऐसी दवा जो बहुत स्वाद में कड़वी हो या उसको खाते समय उल्टी होने का डर हो तो उसको हम उस दवा के ऊपर जिलेटिन की परत चढ़ा देते हैं और फिर उसको निगल लिया जाता है। पेट में जब जाती है जिलेटिन तो वह अपने आप गल जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हम कैप्सूल खाते हैं, दवा वाले कैप्सूल, इनके ऊपर जो परत चढ़ी होती है वह जिलेटिन की होती है। और जिलेटिन कैसे उत्पन्न किया जाता है, गाय, सुअर, मछली और अन्य जानवरों की, मरे हुए जानवरों की खालों को उबाल करके उसमें से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वही जिलेटिन इसके काम आता है। तो चावल पर जिलेटिन की परत चढ़ा दी जाती है और फिर गोमांस की एक सेल को चावल के अंदर डाल दिया जाता है और वह सेल विकसित होना शुरू हो जाती है। और यह जो जिलेटिन होता है इसको वह भोजन के रूप में ग्रहण करती है और विकसित होती है। तो अब जो चावल के अंदर ये सेल, इसे स्टेम सेल कहते हैं, जो विकसित हो जाती है, तो उसकी वजह से जब चावल खाया जाता है तो वसा और प्रोटीन की मात्रा मिल जाती है और कुपोषण दूर हो जाता है और चावल के खाने से ही हमारे शरीर की जो पोषक तत्वों की मांग है वह पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से इस चावल को बनाया गया है। इसका रंग लाल रंग का थोड़ा सा लालिमा लिए हुए होता है। यह साधारण चावल जैसा ही दिखता है। कुछ इसकी कीमत अधिक होती है। अब बात करते हैं कि जो सेल डाली जाती है
स्टेम सेल जो होती है यह कैसे काम करती है। तो जैसे हमारे शरीर में एक सेल से भ्रूण विकसित होता है, यानी बच्चा विकसित होने लगता है, और करोड़ों अरबों खरबों सेल डिवीजन करके, यानी सेल जो है अपने समान दूसरी सेल, कोशिका अपने समान दूसरी सेल को अपने आप बनाने लगती है, और इससे हमारा शरीर बन जाता है। कई कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक बनता है, कई ऊतक मिलते हैं तो एक शरीर का अंग बनता है, यानी हमारा सारा शरीर कोशिकाओं से ही बना है। तो इस चावल के लिए, इस चावल में गोमांस जो लगाया जाता है, इसके लिए किसी जानवर को मारने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम प्रयोगशाला में बच्चों को पैदा कर लेते हैं, परखनली शिशु बना लेते हैं, ऐसे ही चावल में कोशिका डाल करके, एक स्टेम सेल डाल करके उसको विकसित करा दिया जाता है, और ये जो जिलेटिन है इसको वो कोशिका खाती है और विकसित होती है, और फिर जब यह चावल हम खाते हैं तो इसमें प्रोटीन और वसा की मात्रा अधिक होने के कारण हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। अब यह भी कहा जा सकता है कि यदि इस चावल में गोमांस है या कोई मांस है तो हम इसमें चावल में क्यों मिलाते हैं, हम अलग से जानवर को मार करके खा लेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि जब जानवर को किसी मार करके हम खाएंगे तो उसके लिए जानवर को धरती पर विचरण करना आवश्यक होगा, और जब जानवर विचरण करता है धरती पर तो वह जवान होने तक, यानी जब तक हम उसको मारें और खाएं तब तक वह धरती की वनस्पति और भूसा, दाना, चोकर आदि के रूप में बहुत सी वनस्पति को खा चुका होता है, बहुत से अनाज को खा चुका होता है, तब हमारे खाने के लिए वह खाने के योग्य बनता है। तो अब चूँकि धरती पर वनस्पति भी नहीं रह रही है और हमारे पास इतनी जगह ही नहीं है, रहने के लिए कमरों की समस्या होने लगी है, इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है, हम जानवर कहाँ से पालेंगे, और पालेंगे तो उनको खिलाएंगे क्या। जानवरों को खिलाने के लिए हमारे पास न तो भूसा रहेगा न तो घास रहेगी, क्योंकि घास जहाँ होती है वहाँ हम खेती कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर खेती वाली जगहें भी हम कब्जा करके अपनी फैक्ट्रियाँ लगा चुके हैं या बस्तियाँ बसा चुके हैं, जंगल भी नहीं रहे हैं। तो अब जानवरों को पालना और फिर उनसे मांस प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। एक और बात होती है कि ग्रीन हाउस गैस जानवर उत्पन्न करते हैं, जो जुगाली करते हैं शाकाहारी जानवर। जुगाली क्यों करते हैं? क्योंकि प्रकृति ने इनको इस हिसाब से बनाया है कि हिंसक पशुओं से बचने के लिए ये जल्दी जल्दी जो भी मिलता है खड़ी घास निगल लेते हैं जल्दी जल्दी, और फिर सुरक्षित स्थान में बैठ करके उस घास को पुनः पेट से मुंह में लाया जाता है, और उसको फिर जुगाली करके छोटे छोटे टुकड़ों में लार मिला करके फिर शरीर के अंदर पाचन के लिए ले जाया जाता है। तो यह इसलिए होता है क्योंकि जल्दी जल्दी में जानवर घास खा लें, और क्योंकि वे हिंसक पशुओं से बचे रह सकें। तो यह जो जुगाली जानवर करते हैं गाय भैंस, इससे ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं, मीथेन गैस होती है जो हमारे वातावरण के लिए घातक होती है। धान की खेती की जाती है, उससे भी मीथेन गैस निकलती है, वह भी हमारे वातावरण के लिए घातक होती है। तो यदि हम
इस प्रकार के मांस का प्रयोग करें, अर्थात प्रयोगशाला में बने हुए मांस को यदि हम खाते हैं तो इससे वातावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, हमारे जंगल भी सुरक्षित रहते हैं और गाय भैंस के पालन पोषण की जो जिम्मेदारी है, उस पर जो श्रम किया जाता है वह भी नहीं जाता है और उसको गाय भैंस को रखने की समस्या, क्योंकि हमारे रहने के लिए अब नहीं बची है जगह, तो वो भी समस्या दूर होती है। तो इस प्रकार से अमेरिका और सिंगापुर में कृत्रिम मांस बनाया जाने लगा है, अर्थात इसी प्रक्रिया से कोई मांस की एक सेल लेबोरेटरी में डाल दी गई और उससे सेल डिवीजन करके मांस बना लिया गया। कहा जाता है कि 2040 तक हम जो मांस खाते हैं उसका 40% भाग कृत्रिम मांस ही होगा, अर्थात फैक्ट्रियों में बना हुआ मांस होगा, जिसके लिए किसी जानवर को मारने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।